Hello everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I Jai Singh Rajput, UPSC CDS All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. सो ये इस साइकिल की आपकी लास्ट वीडियो है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है भाई कल है आपका एग्जाम, क्योंकि कल क्या है, कल है 8 तारीख, है ना। कल आपका एफकेट का एग्जाम एंड उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देख के जाना, क्योंकि डेफिनेटली ये वीडियो बहुत मतलब डिफरेंस लेके आएगी। आप कैसा परफॉर्म करोगे कल के एग्जाम में, ठीक है। इसमें मैं वो कॉमन डाउट भी क्लियर कर दूंगा, क्या क्या चीज़ आपको कैरी करनी है एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज मिस्टेक्स टू अवॉइड। ओके, तो इसको जरूर देख के जाना, इसके बिना आप कुछ मार्क्स लिटरली गवा दोगे, मतलब आते हुए भी गवा दोगे। तो ध्यान से देख के जाना, क्योंकि एट द एंड क्या होता है, अपन ने सब कुछ कवर किया होता है, स्ट्रेटेजी फॉलो की होती है, सब कुछ किया होता है, बट एट द एंड अगर एग्जाम स्ट्रेटेजी बना के नहीं जाते ना, तो वहाँ पे मात खा जाती है एंड अपना स्कोर क्या आता है, फिर नीचे आता है। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बातें करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, मैं इसी चीज़ की बात करने वाला हूँ, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। ओके, वो चीज़ बाद में बताऊंगा, क्या क्या कैरी करके जाना है, जिसको देखना है वो देख सकता है, क्योंकि कुछ बच्चों के कॉमन डाउट होता है, कुछ के नहीं होता है। ओके, नाउ देखिए, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। नाउ आपको पता है भाई, एफकेट पेपर देने जा रहे हो, अगर आपको ये ही नहीं पता है मेरे को पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे फंस जाओगे। जैसे पिछली बार क्या हुआ था, रीजनिंग आउट ऑफ द बॉक्स आ गया एंड काफ़ी बच्चे पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाए थे, राइट। वैसे ही मान लो इस बार आपके मैथ्स आ गया। एक चीज़ बता दूँ, वोट आई फील कि इस बार हो सकता है कि मैथ्स का लेवल अप आए, ठीक है ना। मैथ्स का लेवल थोड़ा अप हो सकता है, तो इस पे थोड़ा फोकस करना भाई, मतलब घबराना मत। ये पहले ही चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा अंदेशा आपको करवा दे रहा हूँ। नहीं आएगा तो अच्छी बात है, बट चांसेस लग रहे हैं मुझे मैथ्स में लेवल अप हो सकती है। ओके, तो इनकेस आ जाए तो घबराना मत, क्योंकि वो सभी के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं है। सबसे पहली चीज़ देखिए, जब भी अपन पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, एक ना माइंड के अंदर एक टारगेट स्कोर लेके चलो कि मेरे को इतना टारगेट करना है, और उसी के बेसिस पे टारगेट क्वेश्चन लेके चलो। ओके, एट द एंड देखो, ये चीज़ तो डिसाइड आपके पेपर पे होती है। आप पेपर अगर मान लो बहुत डिफिकल्ट आ गया तो ये नंबर आपके नीचे चला जाता है, और इजी आ गया तो ऊपर चला जाता है। बट एक मिनिमल टारगेट तो लेके चलना है। जैसे पिछली बार आपको बताया कि कट ऑफ समथिंग अराउंड आपकी क्या थी, 110 थी, राइट। ओके, तो अभी आपका देखो टारगेट होना चाहिए कि कम से कम मिनिमम आप 50 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करोगे, ये मिनिमम है। इतने तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने पड़ेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन का मतलब है 150 नंबर, और उनमें से कुछ गलत भी होंगे तो मान लो आपके 130 नंबर आ रहे हैं तो भी, तो 50 क्वेश्चन तो आपको विथ एक्यूरेसी अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। इससे ऊपर कितना भी जा सकते हो, नीचे आप 10 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, और 10 भी बहुत रिस्की है। तो 50 तो लेके चलो, ये मिनिमल है। वन मोर थिंग, जो बच्चे 200 प्लस, मतलब वो जो एक दिमाग के अंदर बिठा दिया, अभी भी यूट्यूब वाले बोलते रहते हैं, मैंने देखा काफ़ी जगह। तो इस चक्कर में मत रहना भाई, अभी ऐसा पेपर नहीं आ रहा है कि आप 200 प्लस 200 प्लस हर कोई बच्चा स्कोर कर पाएगा। जो जो पिछले 3-4 महीने से एकदम शिद्दत के साथ मेहनत करे ना, वही स्कोर कर सकते हैं इसको। एंड लेट मी टेल यू, पिछली बार बहुत सारे बच्चे स्कोर कर रहे थे एंड वो रियल एग्जाम में नहीं कर पाए थे, ठीक है ना, क्योंकि पेपर क्या आया था, लेंथी आया था, राइट। ओके, तो ऐसा कुछ सीन नहीं है भाई, पहले बता दे रहा हूँ। पहले देखो, ये जो 200 प्लस आता था ना, तब कट ऑफ जाती थी 160 के अराउंड। अभी कट ऑफ जा रही है 110, मतलब पेपर का 1/3 कट ऑफ जा रही है अभी लगभग, ठीक है ना। तो चीज़ें बदल चुकी है। सेकेंड थिंग इज, पेपर में जाने से पहले प्रायोरिटी सेटिंग होनी चाहिए। अब ये जो प्रायोरिटी सेटिंग है, इस बार मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दी चेंजिंग पैटर्न। जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हो गया, उसके हिसाब से मैं थोड़ी सी इसमें आपको अलग स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पहले क्या कर लो भाई, जीके कर लो फिर इंग्लिश कर लो। हमेशा देखो, मैं ऐसे बताता हूँ कि पहले जीके करो, फिर इंग्लिश करो, फिर आप रीजनिंग करो, एंड फिर मैथ्स करो। अब ये प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से था। अभी देखो, मेरा कहना ये है आप लोगों से कि जब आप प्रायोरिटी लेके चल रहे हो, पहले तो माइंड में ये चीज रखो प्रायोरिटी से पहले कि मेरे को 2 साइकिल में पेपर कंप्लीट करना है। 2 साइकिल में ये एक नई चीज इंप्लीमेंट करो, ठीक है ना। ट्राई करना कि ये इंप्लीमेंट कर पाओ। अब पहली साइकिल के अंदर वो क्वेश्चंस करो आप सारे, मतलब आपको 2 साइकिल में 2 बार को पेपर गो थ्रू करना है, पूरा का पूरा पेपर। 2 साइकिल को इस तरीके से ब्रेक करो कि जैसे 120 मिनट है, तो आप इसको ब्रेक करो किस तरीके से, आप इसको ब्रेक करो 60/60 में, ठीक है। इसको 70 भी कर सकते हो पहले को, और दूसरे को 50 मिनट भी कर सकते हो। इसमें क्या करो, आप ट्राई करो कि आप पेपर के वो सारे क्वेश्चंस, एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस तो आप देख लो, सारे क्वेश्चंस। वो जो क्वेश्चन जो आपको पहले देखते ही आ नहीं रहा है, आइडिया नहीं लग रहा है, जैसे रीजनिंग में सीरीज का क्वेश्चन आ गया आपको, आपने थोड़ी देर आइडिया लगाया, 20 सेकंड 30 सेकंड दिए, उसको नहीं लग रहा आइडिया, उसको लीव कर दो एक बार के लिए।
उसको सेकेंड साइकिल में फिर अटेम्प्ट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। ये फर्स्ट 60 मिनट का टारगेट यही होना चाहिए कि मैं 120 से सॉरी 100 100 क्वेश्चन आपके 100 के 100 क्वेश्चन मैं क्या करूँ देख लूँ। दैट शुड बी योर टारगेट, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन मैं देख लूँ। सेकेंड साइकिल में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे थे, जिनको आप सोल्व नहीं कर पाए थे बट आपको लगता है कि आप कर सकते हो, उन क्वेश्चन को इस साइकिल में आपको अटेम्प्ट करना है सेकेंड साइकिल के अंदर, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि एक तो क्या होता है कि कभी कभी अपन जैसे रीजनिंग सेक्शन पिछली बार स्टार्ट कर दिए थे, 25 क्वेश्चन थे, काफी टाइम कंज्यूमिंग थे और पीछे लास्ट के कुछ इजी क्वेश्चन छूट गए थे बच्चों के, तो वो चीज नहीं होगी, ठीक है ना। दूसरी देखो प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है, देखो प्रायोरिटी आपको डिसाइड करना है। मैं आपको दो वेज बताता हूँ और मैं मेरा वे भी बताऊंगा मैं कैसे रखता था, मेरे ये रखने के पीछे क्या आइडिया होता था। देखो दो तरीके हैं, डिसाइड आपको करना है आपको कौन सा फॉलो करना है। कुछ बच्चों को सूट करता है भाई, क्या सूट करता है कि वो पहले क्या करे, डिफिकल्ट चीजें करे या फिर वो चीजें करे जो उन्होंने मास्टर कर रखी है एकदम, ठीक है ना। जनरली देखो वो ट्राई करते हैं या तो रीजनिंग मास्टर करे या मैथ्स मास्टर करे, तो वो इस तरीके से रखते हैं कि डिफिकल्ट वाली चीजें पहले कर लेते हैं, मैथ्स कर लेते हैं, फिर रीजनिंग कर लेते हैं, ठीक है, फिर इंग्लिश कर लेते हैं एंड एट द एंड जीके कर लेते हैं। जबकि मैं जो स्ट्रेटेजी फॉलो करता था, मैं करता था जीके पहले करूँ, फिर इंग्लिश करूँ, फिर आपकी रीजनिंग करूँ एंड फिर आपके मैथ्स करूँ। अच्छा, मैं ऐसा ऑर्डर क्यों रखता था, इसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ। वोट आई फील कि यार देखो ये जीके और इंग्लिश है ना, इसको अपन विथ इन 20 मिनट्स, 20 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हैं, क्योंकि जीके तो ऐसा सब्जेक्ट है ना, देखते ही आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। काफी सारे वन वर्ड के क्वेश्चन भी होंगे जो हार्डली आपके 15 सेकेंड लेंगे, राइट। इंग्लिश के अंदर भी वन वर्ड के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपकी एंटोनिम सिनोनिम्स वगैरह हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, राइट। तो ये क्या होते हैं, देखो इसके 30 क्वेश्चन होंगे और इसके 25 क्वेश्चन होंगे, जल्दी से जब खत्म हो जाते हैं ना, ये 45 ये 55 क्वेश्चन, 100 में से 55 क्वेश्चन, तो एक माइंड में सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हाँ मैंने इतना पेपर तो अटेम्प्ट कर लिया और ज़्यादा टाइम भी नहीं गया, आपके पास टाइम भी काफ़ी बचा होता है, स्क्रीन पे आपके पास 90 से 100 मिनट होते हैं। फिर इनके ऊपर आप क्या कर सकते हो, बिना कोई मतलब प्रेशर के अटेम्प्ट कर सकते हो। जबकि ये फॉलो करते हो ना, तो स्टार्टिंग में मैथ्स एंड रीजनिंग कर लिया, सपोज करो 120 मिनट से आपके 80 मिनट या 90 मिनट यहीं चले गए, या फिर इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं अगर रीजनिंग टफ आ गई। फिर आपको यहाँ पे होगा पैनिक क्रिएट, और पैनिक क्रिएट होगा तो या तो आप क्वेश्चंस गलत करोगे या फिर आपसे हो सकता है कि इसमें थोड़ा और टाइम इन्वेस्ट कर दो, इसको आप लीव कर दो लास्ट में क्योंकि आपको लग रहा है कि टाइम बचा नहीं है, और इस पे शिफ्ट करो डायरेक्टली अगेन फोमो के चक्कर में, एंड एट द एंड क्या होते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नाउ कुछ बच्चे देखो इसको फॉलो करते हैं, उन पे ये चीज़ काम करती है। अब जो बच्चे देखो पहले से ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं वो यही चीज़ अप्लाई करो, बट जो बच्चे ये चीज पहले से फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, उनको मैं बोलूंगा ये वाली प्रायोरिटी फॉलो करो, पहले जीके करो, फिर इंग्लिश करो, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स। अब टाइम देखो कैसे अलोकेट करना है, पहले माइंड के अंदर डिसाइड करके जाओ। देखो जो आप कोई भी लड़ाई लड़ने जाते हो, कोई भी वॉर में जा रहे हो, कोई भी गेम खेलने जाते हो, स्ट्रेटेजी पहले बना के जाते हो ना भाई। सेम देखो एग्जाम पे भी अप्लाई होता है, आप पेपर देने जा रहे हो उससे पहले आपको स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़ती है कि मेरे को पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन से सेक्शन को कितना मेरे को टाइम देना है। अब यहाँ पे टाइम अलोकेशन देखो आपको किस तरीके से देना है, जैसे कि जीके लिखा मैंने यहाँ पे लिखा मैंने इंग्लिश, देन रीजनिंग एंड देन मैथ्स। आई विल सजेस्ट यू कि भाई जीके को 7 से 8 मिनट ही दो, इससे ज़्यादा मत दो, कोशिश करो। क्योंकि ये जो रीजनिंग एंड मैथ्स है ना, इनमें से एक सेक्शन पक्का ऐसा आएगा जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा और टाइम खा जाएगा। एंड आपको पता है रीजनिंग एंड मैथ्स के बिना तो पेपर ही नहीं निकलेगा, क्योंकि जीके एंड इंग्लिश आपको पता ही है कैसा लेवल आता है ना। इंग्लिश तो इसकी इवन सीडी से भी अच्छी आती है, ठीक है। तो 7 से 8 मिनट में जीके को कंप्लीट करो, क्योंकि जीके में यार ऐसे क्वेश्चंस बहुत होते हैं जो देखते ही या तो सोल्व हो जाते हैं या नहीं आता, सिंपल सी बात है। फिर इंग्लिश के अंदर आप मैक्स टू मैक्स दो 12 से 15 मिनट, 30 क्वेश्चन में 12 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो इंग्लिश के अंदर, ओके। फिर देखो रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, अगर पिछली बार जैसा पेपर आता है तो आई विल सजेस्ट यू कि मैक्स टू मैक्स आप इसको दो 35 से 40 मिनट, ओके। एंड मैथ्स को फिर फाइनली आपको कितना टाइम देना है, इसको देने हैं आपको 30 से 35 मिनट। अगर पिछली बार जैसा है तो मैथ्स देखो इतना ही टाइम देना, उससे ज़्यादा है तो फिर इसको ज़्यादा देंगे और इसको कम देंगे, ठीक है ना, ओके। नाउ देखो ये जो टाइम अलोकेशन दी है, अब आप बोलोगे कि ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करे, मेरे को 60-60 मिनट में भी करना है ये भी करना है। देखो ये थोड़ा सा ना आपको अप्लाई करना पड़ेगा चीज़ों को। ये ओवरऑल टाइम अलोकेशन है, ठीक है ना। जैसे आप 120 मिनट है उसमें से रीजनिंग को इतना ही टाइम दोगे, ओके। बट करोगे साइकिल में, आपको पहले साइकिल में ये सारा पूरा एक बार पेपर देख लेना है। एंड एक और चीज बता दूं, पेपर स्टार्ट होते ही, जो पहले आप अप्लाई नहीं करते थे वो आप अप्लाई करना है। स्टार्ट होते ही सबसे पहले आपको चारों सेक्शन चेक करने हैं जल्दी जल्दी,
स्टार्टिंग के 1-2 मिनट में। क्या चेक करना है, आप ये चेक कर लेना, स्पेशली ये चेक कर लेना, रीजनिंग एंड मैथ चेक करना कि इनमें से टफ कौन सा है। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा टफ है। अपन क्या करते हैं, कभी कभी आगे पेपर चेक नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन से करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर मतलब वो अपन पेस अपने हिसाब से लेके हैं ना, पहले से स्टार्ट से आउट ऑफ द एग्जाम ही अपन क्या लेके हैं, मतलब एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही अपन ने क्या किया, वो स्ट्रेटेजी डिसाइड किया, जैसे मैंने अभी बता दी। बट सपोज करो आपका मैथ्स टफ आ गया, रीजनिंग इजी आ गया, आप इसी टाइमिंग से चलते गए और मैथ्स आपका फिर लास्ट में छूट जाएगा, तो आई विल सजेस्ट यू इन दो को पहले ही चेक कर लो कि इनका भाई कैसा मतलब लेवल आया इस बार, ठीक है ना। अगर इसका इजी है तो आपको माइंड में बिठा लेना है कि मेरे को मैथ्स को ज़्यादा टाइम रखना है, लास्ट के लिए बहुत टाइम रखना पड़ेगा। और अगर ये टफ है तो आप समझ जाना कि मैं मैथ्स को क्या करूँगा, कम टाइम दूंगा इसको, मैं इतना ही टाइम दे सकता हूँ। तो कुछ चीज़ें एग्जाम के अंदर डिसाइड होती है, ये चीज़ें माइंड के अंदर बिठा लो भाई, बहुत काम आती है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। मैं हमेशा डिसाइड करके जाता हूँ, कोई सा भी पेपर मैंने दिया है ना, हर पेपर में मैं डिसाइड करके जाता हूँ मेरे को कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं वो और अगेन मैं माइंड के अंदर बिठा के जाता हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, नाउ थिंग्स टू कैरी जल्दी से मैं बता देता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ नेक्स्ट चीज़ वो। देखो क्या क्या कैरी करना है आपको, एक तो एडमिट कार्ड कवर कैरी करना है। अब एडमिट कार्ड देखो आप चाहे ब्लैक एंड वाइट करो, चाहे आप रंगीन करो, कलरफुल करो, बट देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वाला कैरी करो। रीजन क्या है, क्योंकि आपको ये एडमिट कार्ड अभी ईएफएसबी तक आपको संभाल के रखना है ना। और जो आप रंगीन वाला करवाते हो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है तो वो लंबे टाइम तक अच्छे से चल जाता है। बाकी ब्लैक एंड वाइट भी चल जाएगा, मैंने काफ़ी बार ब्लैक एंड वाइट भी रखा है। आईडी प्रूफ की बात करें, आईडी प्रूफ मस्ट है। जो आपने मेंशन किया है ना, जनरली आधार कार्ड जो भी आपने मेंशन किया, आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी, वो आईडी ही लेके जानी है आपको, और कोई आईडी नहीं लेके जानी है। एक एफकेट के अंदर स्पेशल बात ध्यान रखना, एक सेकेंडरी आईडी होती है, आपने इस मेन आईडी के अलावा एक और आईडी आपने मेंशन की होगी, दोनों एडमिट कार्ड में मेंशन होगी। ये जनरली या तो पैन कार्ड होती है या फिर आपके वोटिंग आईडी कार्ड होती है, वोटर आईडी कार्ड होती है ना। जो भी आईडी है ये आईडी भी कैरी करना मस्ट है, अदरवाइज एंट्री नहीं देते हैं भाई एग्जाम हॉल में, मैं पहले बता दे रहा हूँ। और किसी किसी के देखो कोई नेमिंग वगैरह का इश्यू है ना, उसको आपके 10th की मार्कशीट लेके जानी है, दैट इज मस्ट, ठीक है ना। अगर सेकेंडरी आईडी नहीं है तो भी 10th की मार्कशीट तो लेके जाना। ओके, ठीक है। इसके अलावा देखो दो पासपोर्ट साइज फोटोज आपको लेके जानी है। जनरली देखिए वो जो फोटो आपने एडमिट कार्ड में है वही लेके जाओ तो ज़्यादा बेटर है, उसके अलावा अगर नहीं मिल रही है तो उस केस में आप लेके जा सकते हो। ओके, पेन आप लेके जा सकते हो, हालांकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही आपको वहां पे पेन दिया जाएगा, वैसी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बट सेफ्टी के लिए एक पेन तो लेके जाना, कभी कभी मान लो कोई हॉल ऐसा हो कि वहां पे बोल दे कि हमारे पास पेन ही नहीं है तो दिक्कत की बात हो जाएगी। अदरवाइज पेन तो यार वहां पे प्रोवाइड करते हैं, आपको रफ शीट भी प्रोवाइड होगी, रफ शीट भी आपको मिलेगी। एंड रफ शीट आप कितनी बार भी ले सकते हो, ठीक है ना, बस उसके ऊपर रोल नंबर वगैरह आपको लिखना होता है, आप कितनी बार भी ले सकते हो। ओके, ठीक है। वन मोर थिंग, काफ़ी बच्चे स्मार्ट बनते हैं कि जैसे ही हमको रफ शीट मिलेगी हम क्या करेंगे, उस पर चीज़ें वगैरह लिख लेंगे, जैसे ABCD की नंबरिंग वगैरह कर लेंगे, इसीलिए बोलता हूँ लर्न करके जाओ। तो अगर किसी ने पकड़ लिया भाई, देखो कोई कोई एग्जामिनेशन हॉल में तो चल जाता है, बट कुछ कुछ में पकड़ लिया तो दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसी कोई रिस्क मत लेना, ठीक है ना। ओके, क्लोथिंग की बात करूँ तो भाई अगेन टी शर्ट वगैरह पहन के जाना, टी शर्ट, लोअर, ओके, जिसमें बड़े बटन ना हो। ये मैं बता दूं, एयरफोर्स के अंदर एक ये स्पेशल चीज़ है भाई, वो कपड़े भी खुलवा देते हैं, ठीक है ना, स्पेशली बॉयज़ के। मैंने ऐसे भी कैंडिडेट्स देखे हैं जिनको मतलब टी शर्ट खुलवा के उनको फिर एग्जाम एग्जाम देना पड़ा, बिकॉज वो शर्ट पहन के आ गए थे। अब ये हर जगह अगेन अप्लाई नहीं होता, बट मोस्टली जगह अप्लाई होता है, मैंने तो जहाँ देखा वहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है ना। गर्ल्स भी ध्यान रखना भाई, कान में जो भी वगैरह पहनते हो आप, इयरिंग्स वगैरह कुछ भी पहन रहे हो, कुछ भी आप ज्वेलरी वगैरह पहन रहे हो, वो उतार के जाओ, वहाँ पे नहीं उतार पाओगे, कोई चीज़ अटक गई, अगर आपने अंगूठी पहन रखी है तो उसको भी उतार के जाओ भाई, वहाँ पे नहीं निकली तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। एंड कपड़े भी मतलब ठीक ठाक ही पहन के जाना, बड़े बटन वाले कुछ मत पहन के जाना, अगेन टी शर्ट लोअर ही पहन के चले जाना, कोई फैशन शो में तो अपने को जाना नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। इसके अलावा देखो वाटर बोतल आप लेके जा सकते हो, अगेन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। बाकी यार 2 घंटे में क्या ही आपको प्यास लगेगी, एंड वैसे भी आपको पानी पीने देते हैं वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको कैरी करके ही जाना है। इसके अलावा देखो कुछ और कॉमन डाउट्स होते हैं कि सर एडमिट कार्ड में वो थंब इम्प्रेशन वगैरह उनका क्या सीन है। देखो थंब इम्प्रेशन आप चाहो तो घर से भी लगा के जा सकते हो, अदरवाइज देखो मैं मेरा बताऊं तो मैंने हमेशा एग्जाम सेंटर में जाके लगाया। आप एग्जाम सेंटर में लगा सकते हो, वहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल होती है तो वहाँ पे लगा सकते हो आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थंब वहाँ पे लगा लेना, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। इसके अलावा देखो सेकंड चीज साइन,
साइन देखो भाई, घर से करके मत चले जाना, वहां पे आपको बोला जाएगा तभी आपको साइन करना है, उससे पहले आपको साइन नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ सेंटर में देखो बोल देते हैं कि जैसे गेट में एंटर किया साइन कर लो भाई, एंड कुछ में अगर कर लिया तो बोल देते हैं कि साइन कैसे कर लिया, अब तो तेरा गला काट दूंगा। तो वैसा सीन हो जाता है, तो साइन मत करके जाना, ओके। इसके अलावा फॉर्मल जो डिटेल्स है वो आप फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, ओके। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, दीज आर मस्ट, फाइन। अब फाइनल टिप्स की बात कर लेते हैं। नाउ ये चीजें माइंड में होगी ना भाई, डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। फर्स्ट थिंग इज ओवर अटेम्प्ट। एक चीज बता दूं, एफकेट पहले जैसा एग्जाम नहीं रहा है, ठीक है ना। इवन मैं खुद बताता हूँ, जब मैं पेपर अटेम्प्ट करता था स्टार्टिंग में, तो मैं लाइक 100 क्वेश्चन में से मेरा अटेम्प्ट रहता था समथिंग अराउंड 95+, इसलिए 200+ जाते थे, ठीक है। क्योंकि कुछ नेगेटिव भी लगते थे, ऑब्वियस सी बात है। नाउ देखो, अब एफकेट वो नहीं रहा है यार, आपको सोच समझ के पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, सोच समझ के, ठीक है ना। प्योर तुक्केबाजी तो करनी नहीं है। प्योर तुक्केबाजी जानते हो, 4 ऑप्शन है, आपको एक भी ऑप्शन के बारे में आइडिया नहीं है, या फिर सिर्फ एक ऑप्शन के बारे में आइडिया, बाकी 3 के बारे में आइडिया नहीं है, तो प्योर तुक्केबाजी नहीं करनी है, ठीक। हाँ, अगर आप 2 एलिमिनेट कर ले रहे हो ऑप्शन, तब आप तुक्का लगा सकते हो, 2 ऑप्शन बचे हैं उसमें, ठीक है ना। 2 एलिमिनेट कर लो ऑप्शन, तो बाकी 2 ऑप्शन में आप तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि आंसर उन्हीं में से एक होगा और प्रोबेबिलिटी भी 50 आ जाती है, तो लगाया जा सकता है, ओके। दूसरा, लास्ट की तुक्केबाजी, ये एक बहुत बड़ी अजीब आदत है, हर एग्जाम में होती है बच्चों की। इवन मैंने भी फेस की है ये, तो कि लास्ट में जब अगर मान लो 10 मिनट खाली बच गए, तो अपना माइंड क्या कहता है, यार इसमें लगा देते हैं एक तुक्का, है ना, मेरे को लग रहा है यही आंसर होगा, क्या पता 3 नंबर और बढ़ जाएंगे, 200+ आ जाएंगे, वाह वाह नाम हो जाएगा, है ना। तो वो गलती मत करना यार, वो लालच को थोड़ा कंट्रोल रखना, ठीक है। तो अपनी ग्रीडीनेस पे कंट्रोल रखना, ग्रीड ग्रीड पे कंट्रोल रखना भाई, ठीक है ना। ईगो वर्सेस स्मार्टनेस। कोई भी क्वेश्चन को ईगो पे मत लेना कि एक क्वेश्चन के पीछे लेके बैठ गए, जैसे रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका सॉल्यूशन जल्दी से नहीं मिलता है। अगर 30 सेकंड में सॉल्यूशन मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आगे मूव करो भाई, ठीक है ना, ओके। 30 सेकंड में आइडिया लग रहा है तो अच्छी बात है, आइडिया लगने की बात कर रहा हूँ मैं, आइडिया लग रहा है तो अच्छी बात है। सोल्व करने में तो 1 1.5 मिनट भी लग सकता है। आइडिया लगना इंपॉर्टेंट है, आइडिया नहीं लग रहा है तो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, लास्ट में ट्राई करना। मार्क एंड रिव्यू का जो ऑप्शन होता है उसको अच्छे से यूज करो, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, ये काफी बच्चे यूटिलाइज नहीं करते हैं। डू यूटिलाइज इट, एंड इन क्वेश्चन को वापस विजिट जरूर करना, ठीक है ना। ये हेल्प करता है अपने को टाइम बचाने में, ठीक है। और लास्ट में अपन जल्दी से वो क्वेश्चंस देख सकते हैं जो अपने को देखने चाहिए थे, ओके। अच्छा, एक और बात बता दूं, कोई मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन है और उसमें आंसर आपने टिक कर रखा है, और मान लो एट द एंड आपका पेपर सबमिट हो गया, तो वो क्वेश्चन भी आपका सबमिट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। मल्टीपल अप्रोच, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें सिर्फ एक अप्रोच के पीछे मत मत भागो, कोई फॉर्मूले के पीछे मत भागो यार, डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई करो, मैंने आपको बहुत अप्रोचेस पढ़ाई है ना, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस के लिए। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, एंड प्रायोरिटी का स्पेशली ध्यान रखना है यार, स्ट्रेटेजी एग्जाम के बाहर ही बनती है, तो अभी से बना लो कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड माइंड को इसी चीज के लिए प्रिपेयर करो। ना एक और चीज मैं आपको बताता हूँ फाइनल मोटिवेशन से पहले, मैं जब भी एग्जाम देने जाता था ना, एग्जाम स्टार्ट होने के एंटर कर लिया, एंटर करने के बाद में एट द एंड मैं सीट पे पहुंच गया, मैं एक चीज हमेशा करता था, एक तो भाई भगवान को याद, तो वो तो सब लोग कर ही लेना भाई अपने अपने, ठीक है, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, ओके, उस हिसाब से तो भगवान को याद कर लेना, एक तो आंख बंद करके। दूसरी चीज ना, अपने माइंड में रिकॉल करते रहना, माइंड में रिकॉल करते रहना कि मेरे को क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, मेरे को क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। क्योंकि एट द एंड क्या होता है, जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होता है वो प्रेशर आता है, अपन भूल जाते हैं कि अपने को अप्लाई क्या करना था, एंड अपन फ्लो में चले जाते हैं, एंड एट द एंड वो क्या होता है, दिक्कत करता है। एक और इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, पेपर स्टार्ट होते हैं किधर भी नहीं देखना है, स्पीड पे फोकस करो। स्टार्टिंग से एकदम घोड़े बन के दौड़ना, आपको गधा नहीं बनना है, ये बात ध्यान रखना, ओके। ऐसा मत देखना कि यार स्टार्टिंग जीके आ गया, आप क्वेश्चन आ गए, स्टार्टिंग के 10 के 10 आपको आ रहे हैं, एकदम आराम आराम एक एक को टिक कर रहा हूँ, एक एक को टिक कर रहा हूँ, है ना, आराम से रीड रीड करके। नहीं, ये गलती मत करना भाई, एकदम स्पीडली करना आपको, ठीक है ना, पेपर को अटेम्प्ट, ओके, एकदम पहले क्वेश्चन से ही। आपको लगेगा, जैसे मान लो आपने जीके पहला सेक्शन कर लिया, आपने 8 मिनट में कर लिया, अब आपको लगेगा 112 मिनट अभी भी पड़े हैं और मैंने 25 क्वेश्चन कर दिए, जितने में आपने इंग्लिश और कर दिया 100 मिनट पड़े हैं। अरे बस 45 क्वेश्चन बचे हैं, 100 मिनट।
अब इसमें स्लो हो जाते हैं। ये गलतियां मत करना, स्लो मत होना, स्पीड रखना भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूम करेंगे। ओके। एंड एट द एंड एक ही बात बोलूंगा भाई, गिविंग अप शुड नॉट बी देयर इन योर ब्लड। ये पता है ना बात वैसे किसने बोली है? गिविंग अप इज नॉट इन द ब्लड सर, नॉट इन द ब्लड। वही वाली बात है, आप पे भी अप्लाई होती है ये, मैंने ग्रुप में भी आपको शेयर की थी। तो गिव अप नहीं करना है भाई, अपना बेस्ट करना है। इतने दिनों की जो मेहनत है, जिन बच्चों ने पिछले 3-4 महीने से मेहनत की है, और कुछ आपके 10-15 दिन है, देखो यार, अब जैसे ही पेपर खत्म होगा, मोस्टली देखना, जो 3-4 महीने से मेहनत कर रहे हैं, मेरे 10 के 10 मॉक दिए, डिफिकल्ट मॉक उन्होंने अटेम्प्ट किए। अब पेपर कितना भी टफ आ जाए, एग्जामिनर कितना भी टफ बना ले, आपको इजी लगेगा, डेफिनेटली इजी लगेगा। देख लेना, आपको उस दिन खुद पता चल जाएगा मैंने डिफिकल्ट क्यों दिए एंड आपका कितना बेनिफिट है। ओके। एंड जो बच्चे यार लास्ट के 15 दिन पढ़ के गए एंड एट द एंड, वो फिर अगर पेपर जिन्होंने पहले क्लियर किया उनके लिए तो ठीक है भाई, जिन्होंने नहीं किया, सिर्फ लास्ट के 15 दिन वन शॉट सीरीज चलती है उसको पढ़ पढ़ के गए हैं, जैसे मैथ्स की वन शॉट देख ली, मैंने तो मैथ्स आपको पूरा कवर करवाया। तो वो वन शॉट वाली योजना में चलते हैं एंड लोगों ने चला रखी है, तो उनको देखते हैं कि हमारे वन शॉट से पेपर आ गया एंड बच्चे उन पर रिलाई कर लेते हैं, तो वो भाई उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। बाकी यार बेस्ट ऑफ लक, की पेपर अच्छा हो आपका। एंड एट द एंड फिर आप लोग ब्लेम गेम ही खेलोगे, राइट? या तो खुद को ब्लेम करोगे, या फिर फैमिली सिचुएशंस को ब्लेम करोगे, या टीचर को ब्लेम करोगे। तो ब्लेम से कुछ नहीं होगा। अगर आपने एकदम ऑनेस्टी से मेहनत की है तो डेफिनेटली यार एग्ज़ाम में परफॉर्म करोगे। ओके। क्योंकि मेहनत कभी जाया नहीं जाती यार, वो काम ही आती है एंड डेफिनेटली रिजल्ट दिखता है। ठीक है ना? तो अपना बेस्ट करना भाई। जितने दिन आपने मेहनत की है, मैंने आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड की है, चाहे वो मॉक हो आपका, चाहे वो आपका मैथ्स हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, है ना, चाहे आपका जीके हो, एंड चाहे आपके इंग्लिश में प्रैक्टिस वगैरह हो। इंग्लिश में मैंने प्रीवियस क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे, इस बार मैं इंग्लिश में इतना नहीं कर पाया, बट नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली करूँगा। इंग्लिश में इस बार मैं इसलिए नहीं कर पाया, मेरा प्लान पूरा था, बट यू नो फैमिली कुछ सिचुएशंस मेरी ठीक नहीं थी, एज आई सेड यू, माय मदर वाज नॉट गुड एट दैट टाइम एंड इट वाज सीरियस, सो उसके कारण मैं नहीं कर पाया, बट एट द एंड मैंने तो भी मैनेज करके आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड की। एंड एट द एंड आई विल जस्ट से बेस्ट ऑफ लक, अपना बेस्ट करना है यार एग्ज़ाम के अंदर। एंड जैसा भी पेपर हो, घबराना मत। अगर वो डिफ़िकल्ट है तो सभी के लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। द थिंग इज़ कि फिर आप उसको टैकल कैसे करते हो, आप उसको कैसे फेस करते हो। तो ध्यान से करना अगर डिफ़िकल्ट आए, उन क्वेश्चंस को करना जो आपको आते हैं, उन क्वेश्चंस को हाथ मत लगाना जो आपको नहीं आते हैं। फालतू की तुक्केबाजी आपको नहीं करनी है, ठीक है ना? कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, रेस्टली रिस्क आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो ऑफिसर लाइफ क्वालिटी नहीं है। ओके। बाकी डू योर बेस्ट यार, अपने लिए प्रूव करने का देखो सबसे बेस्ट मोमेंट है ये। अगर 3-4 मेहनत किए तो अब प्रूव करने का टाइम आ गया है। एंड यू नो, एक लाइफ होती है जो हर कोई ड्रीम करता है कि मेरी लाइफ कुछ ऐसी होगी, मेरे पेरेंट्स मुझे इन आई से देखेंगे एंड एक सोसाइटी में एक अलग इमेज होगी मेरी। एंड वो यही मोमेंट होता है यार, बार बार नहीं आता है ज़िंदगी के अंदर, ठीक है ना? एंड सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, व्हाट आई फील दैट इज़ दिस ड्रीम, मैन ड्रीम, ठीक है ना? ये जो ड्रीम है, इसके बिना तो लाइफ ही नहीं है, ध्यान रखना। लिटरली लाइफ नहीं है इसके बिना। वो जो फिर जी रहे हो ना, वो सिर्फ ऐसे समझ लो कि आप एक साइमुलेशन वाला गेम खेल रहे हो, ठीक है? सो ड्रीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसको अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डू योर बेस्ट यार अपने ड्रीम के लिए, ठीक है ना? सरकारी नौकरी के अगर हिसाब से जा रहे हो तो अगेन सरकारी नौकरी के तो ऑप्शंस बहुत मिलेंगे, बट अगर आपका एयरफोर्स ड्रीम है तो ड्रीम यार बार बार नहीं मिलेगा, देर इज़ अ डिफरेंस। वो डिफरेंस को समझना, ठीक है ना? उस ब्लू यूनिफॉर्म के लिए एंड उस फाइटर जेट के लिए, उस एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है? तो उसके लिए मेहनत करनी है आपको, तो अपना बेस्ट करना। एंड एट द एंड रिजल्ट कुछ भी हो, बस मैं आप पूरे एफर्ट्स लगा के आना पेपर के अंदर, रिजल्ट के बारे में मत सोचना कि मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इन केस अगर नहीं भी हुआ तो अपन वापस मेहनत करेंगे, ठीक है ना? तो यार घबराना मत एंड बेस्ट करना अपना। आपने मेहनत की है, हैव बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन मी एंड द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
ठीक है, आग लगा देना एकदम, ठीक है। अब सच वाली आग मत लगा देना। एंड एट द एंड एक और चीज़ बता दूं यार, जो भी नेक्स्ट बैच का पूछ रहे हैं, तो नेक्स्ट बैच का एडमिशन देखो, एज आई सेड, आपके 10th ऑफ अगस्त को खुलेगा एट 7 PM। जो भी इंफॉर्मेशन डिटेल्स वगैरह होगी वो मैं आपको शेयर कर दूंगा 10 अगस्त को, ठीक है ना। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा एंड यूट्यूब पे भी मैं ट्राई करूंगा आपको शेयर कर दूंगा, बट टेलीग्राम पे कर दूंगा। रेस्ट यू कैन ज्वाइन मी ऑन द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगा। वन मोर थिंग, आज मैं जितने भी इस पे क्वेश्चंस दूंगा ना करंट अफेयर्स के, वो सारे क्वेश्चन जरूर करके जाना भाई। वो नहीं भी आता है तो टिक करके आंसर जरूर चेक करके जाना, बिकॉज डेफिनेटली एग्जाम में हो सकता है कि वो हिट कर जाए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। एंड एट द एंड आज रात 8 बजे मिलते हैं, ये सभी को बताना भाई। 8 बजे अपना क्या है, लाइव चैट सेशन है। किसके ऊपर? अगेन जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे, जिसपे आप लाइव लाइव कोई डाउट वगैरह होगा वो आप मेरे से पूछ सकते हो, फिर भी कोई डाउट होगा। बट ये स्ट्रिक्टली एफकेट से रिलेटेड पूछना, क्योंकि अगेन डाउट्स काफ़ी होंगे। ओके, ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद। एंड वन मोर थिंग यार, अपने व्यूज जरूर बताना एट द एंड कमेंट सेक्शन के अंदर। अपनी जर्नी एक और साइकिल की ख़त्म होती है, वो जो जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो जो भी आपके व्यूज़ हो मुझे बताना। एंड वोट वॉट यू आर ड्रीमिंग नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है इस एफकेट के बाद, जस्ट एफकेट के बाद कुछ तो प्लान कर रखा होगा आपने। कुछ भी थॉट्स हो यार, कुछ भी बातें हो, आप मुझे ज़रूर बताना। एंड एट द एंड थैंक यू टू ईच ऑफ यू कि आपने जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी को यार सपोर्ट किया। एंड आज अपने सब्सक्राइबर 39K हो गए हैं। एंड डेफिनेटली इसमें सारा रोल यार आपका ही है, मेरी मेहनत एंड आपका रोल। एंड मैं और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा, चाहे आपका बैच हो, चाहे आपका यूट्यूब हो। इस बार भी आपने देखा होगा मैंने चीज़ें लेवल अप ही की है। एंड आई विल डू माई बेस्ट, ताकि और अच्छी और बेहतर चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकूँ, क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है ना। ओके देन, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अब अपन सीडीएस एनडीए की चीज़ें स्टार्ट करेंगे, तो उसमें मिलेंगे। ओके, ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद। एंड यस, इसको ज्वाइन कर लेना, 8 बजे आ जाना, 8 PM लाइव, यहीं पे लिंक मिलेगा जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे।